Hello friends, let's other discuss of humans reproduction is most important chapters in NCERT according to exam। इससे लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ सुन लीजिएगा बस ये। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसमें एक जोड़ी यानी वन पेयर टेस्टिस एंड एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया पाए जाते हैं। शरीर में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में रहता है जिसे हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को एंड इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक या फिर सहायक होता है या फिर सहायता करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है। एडल्ट्स में प्रत्येक टेस्टिस ओवल होता है जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ एंड लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस टेंस कवरिंग द्वारा कवर होते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक लॉब्यूल्स के अंदर 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रत्येक सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स का भीतरी भाग 2 प्रकार की सेल्स से लाइंड होता है जिन्हें मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया तथा सर्टोलाई सेल्स कहते हैं। मेल जर्म सेल्स मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि सर्टोलाई सेल्स जर्म सेल्स को न्यूट्रिटिव यानी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती हैं। सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहरी रीजन्स को इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से जानते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स तथा इंटरस्टिशियल सेल्स और इनको लीडिक सेल्स भी कहते हैं। लीडिक सेल्स एंड्रोजन्स नामक टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिंथेसिस एंड सिक्रीट करती हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल्स भी पाए जाते हैं। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स में शामिल है रीटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंसिया। टेस्टिस के सेमानिफेरस ट्यूब्यूल्स रीटे टेस्टिस के माध्यम से वासा एफरेंसिया में खुलती है। वासा एफरेंसिया टेस्टिस से निकल कर एपिडिडाइमिस में खुलती है। एपिडिडाइमिस प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के एलॉन्ग प्रेजेंट होते हैं। एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंस में खुलती है। फिर वास्ट डिफरेंस में एब्डोमेन की ओर ऊपर जाती है तथा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की ओर लूप बनती है। वास्ट डिफरेंस में सेमाइनल वेसाइकल से एक डक्ट आती है तथा यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुलती है। ये डक्ट्स टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म को स्टोर तथा यूरेथ्रा के द्वारा बाहर इनको ट्रांसफ़र करती है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है तथा पेनिस के अंदर से गुजर कर बाहर एक पोर के रूप में खुलती हैं यानी छिद्र के रूप में खुलती हैं, जिसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं। पेनिस स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो पेनिस के इरेक्शंस में सहायता करता है एंड इंसेमिनेशन में भी सहायता करता है। पेनिस के इनलार्ज एंड को ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो स्किन के एक लूज फोल्ड से ढका रहता है जिसे फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। फिर मेल एसेसरी ग्लैंड्स, इसमें एक जोड़ी यानी 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल्स एंड 1 पेयर प्रोस्टेट एंड 1 पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड शामिल होते हैं। फिर इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड कुछ यानी सम एंजाइम्स पाए जाते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का सिक्रीशन पेनिस के लुब्रिकेशन में सहायक होता है। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव के 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं। जो फर्स्ट दिया है यहाँ पर डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद सेकेंड जो दिया है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन टू शो इनर डिटेल्स।
एंड यहाँ पर 3.2 डायग्राम ये दिया गया है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ एंड सर्टोलाई सेल्स के बारे में दिया गया है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इसमें 1 पेयर ओवरी एंड 1 पेयर ओविडक्ट एंड यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेरिया शामिल हैं, जो पेल्विक रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के सभी भाग 1 पेयर मेमरी ग्लैंड के साथ स्ट्रक्चरली तथा फंक्शनली इंटीग्रेटेड रहते हैं, जिसके फलस्वरूप ओवुलेशंस, फर्टिलाइजेशंस, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर में सहायता मिलती है। ओवरीज फीमेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं, जो फीमेल गैमीट से मतलब ओवम तथा एंड कई स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। लोअर एब्डोमेंस के दोनों ओर एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है। प्रत्येक ओवरी की लेंथ लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर होती है तथा ये लिगामेंट तथा द्वारा पेल्विस वाल तथा यूटेरस से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक ओवरी का एक थिन एपिथेलियम से ढकी रहती है, जो ओवेरियन स्ट्रोमा को इनक्लोज करती है। ओवेरियन स्ट्रोमा 2 जोन्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट सर्विक्स कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स को पेरिफेरल रीजन का होता है, फिर मेडुला यानी इनर रीजन। फिर यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, फिगर नंबर 3.3, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस विंग्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल एसेसरी डक्ट। अगला पॉइंट, इसमें ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब्स यानी ओविडक्ट्स लाइक मतलब फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस तथा वेजाइना शामिल हैं। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक ओवरी के पेरीफेरी से चलकर यूटेरस तक जाती है। ओवरी के ठीक पास ओविडक्ट का भाग फनल शेप्ड हो जाता है, जिसे इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। इनफंडिबुलम के एज यानी किनारे पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें हम फेम्बरी के नाम से जानते हैं। फेम्बरी ओवुलेशंस के बाद ओवम को कलेक्ट करने में सहायता करती हैं। इनफंडिबुलम आगे चलकर ओविडक्ट के एक वाइडर पार्ट में खुलता है, जिसे हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। फिर ओविडक्ट का लास्ट पार्ट इस्थमस है। इसमें एक नैरो लूमेन होती है, जो यूटेरस को जोड़ती है। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है 3.3 में, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर यूटेराइन पार्ट, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, इनको एक साथ मिला के फैलोपियन ट्यूब का नाम दिया जाता है। फिर फर्स्ट है यूटेरस। यूटेरस मतलब एक होता है जिसे हम वॉम्ब भी कहते हैं। यूटेरस का शेप एक इनवर्टेड पियर शेप जैसा होता है, मतलब उल्टी नाशपाती जैसा। यह पेल्विक वाल से लिगामेंट्स द्वारा अटैच होता है। यूटेरस एक नैरो सर्विक्स द्वारा वेजाइना में खुलता है। यह सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती हैं। यूटेरस की वाल में टिश्यू की 3 लेयर होती हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल, जिसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, ये काफ़ी थिन मेम्ब्रेन्स होती है। उसके बाद फिर मिडिल मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, जो कि ठीक होती है, लेयर ऑफ स्मूथ मसल से बनी हुई। फिर अंदर वाली जो होती है इसको हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं, ये होती है ग्लैंडुलर। एंडोमेट्रियम यूटेराइन कैविटी को लाइंड करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूटेरस की एंडोमेट्रियम में साइक्लिकल चेंज होते हैं। डिलीवरी के समय बॉडी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम में होता है, और जो ब्लीडिंग मतलब मेंसेस के टाइम यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम होते हैं, ये रप्चर्ड होके एज अ ब्लड क्लॉट के रूप में बाहर आती है, मतलब ब्लड के रूप में बाहर आती है। फिर फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसमें मोन्स प्यूबिस एंड लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस शामिल हैं। मोन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू से बनी एक कुशन है, जो स्किन तथा प्यूबिक हेयर से कवर होती है।
लेबिया मेजोरा टीसू के फ्लेसी फोल्ड हैं जो मोन्स प्यूबिस के नीचे तक फैले होते हैं और वेजाइना ओपनिंग को सराउंड करते हैं। लेबिया माइनोरा टीसू का पेयर्ड फोल्ड है जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होते हैं। वेजाइना ओपनिंग प्रायः एक मेम्ब्रेनस हाइमेन द्वारा पार्शियली ढकी रहती है। क्लाइटोरिस एक टीनी फिंगर जैसी संरचना है जो यूरेथ्रल ओपनिंग के द्वारा ऊपर दो लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शंस के पास प्रेजेंट होते हैं। हाइमेन प्रायः फर्स्ट क्वाइटस यानी इंटरकोर्सेस के दौरान क्या होती है, रप्चर्ड हो जाती है, यानी टॉर्न हो जाती है, फट जाती है। हालांकि यह हाइमेन कभी कभी अन्य कारण से भी फट सकती है, जैसे कि जोड्स मतलब झटके, सडन फॉल, अचानक गिर जाना। वेजाइनल टेम्पन जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है को इंसर्ट करने में, सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने पे, जैसे कि हॉर्सबैक राइडिंग एंड साइकिलिंग एक्सेट्रा। कुछ फीमेल्स में हाइमेन इंटरकोर्स के बाद भी प्रेजेंट रहती है, तो इसलिए इससे ये प्रूव होता है कि हाइमेन की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति को वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, यानी वास्तविक सूचक ये नहीं है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल्स की करेक्टरिस्टिक है। मेमोरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट पेयर्ड होते हैं जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट में फैट होता है। प्रत्येक ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू 15 to 20 यानी 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है। मेमोरी लोब में सेल्स के क्लस्टर्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर फिगर 3.4 दिया है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। तो फर्स्ट दिया है फैट, मेमोरी स्किन एंड मेमोरी डक्ट। फिर दिया है मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफरस डक्ट, निपल्स, एरियोला एंड मेमोरी एल्वियोलाई, interlobular connective tissue, memory lobes, pectoralis major muscles, intercostal muscles between ribs। नेक्स्ट पॉइंट है एल्वियोलाई की सेल से मिल्क सिक्रीट होता है जो एल्वियोलाई की कैविटीज यानी लूमेंस में स्टोर होता है। एल्वियोलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं। प्रत्येक लोब की ट्यूब्यूल्स मिलकर मेमोरी डक्ट बनाती हैं। कई मेमोरी डक्ट मिलकर एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती हैं जो लैक्टिफरस डक्ट से जुड़ी है जिससे मिल्क ब्रेस्ट से बाहर निकलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है 3.3 गैमेटोजेनेसिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स में टीसू मतलब टेस्टिस तथा फीमेल्स में मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होते हैं जिनमें गैमेटोजेनेसिस द्वारा गैमेट्स बनते हैं। अब मेल्स में स्पर्म एंड फीमेल्स में ओवम का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। प्यूबर्टी के समय टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल्स में प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर अगर हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में ग्रोथ करते हैं। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है और उसमें 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में समय समय पर मियोसिस होती है जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में समय समय पर मियोसिस होती है जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रथम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन्स पूरा करके दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन्स के बाद 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स में ट्रांसफर होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ पर स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटिड्स के ऊपर कई बार स्पर्मियोजेनेसिस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन्स के बाद 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में बदलना
क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। फिर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड सेरोटोलाई सेल्स में धस यानी एम्बेडेड हो जाता है तथा अंत में स्पर्मिएशन द्वारा स्पर्म से माइनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रिलीज होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इस दौरान गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स यानी GnRH का सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाता है। GnRH का हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है। बढ़ा हुआ GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है तथा दो गोनाडोट्रोपिन्स LH तथा FSH के सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है। LH यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन, FSH द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। LH लीडिंग सेल्स पर कार्य करता है तथा एंड्रोजन्स की सिंथेसिस तथा सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन्स स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। FSH सर्टोलाई सेल्स पर कार्य कर कुछ फैक्टर्स के सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में सहायता करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पर्म। यह एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल प्रेजेंट होती है। स्पर्म की पूरी बॉडी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा इन्वेलप्ड रहती है यानी घिरी रहती है। फिर हेड, स्पर्म के हेड में एक इलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हेड का एंटीरियर पोर्शन एक कैप लाइक स्ट्रक्चर द्वारा कवर रहता है जिसे हम एक्रोसोम्स कहते हैं। एक्रोसोम में फर्टिलाइजेशन में सहायता करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। फिर मिडिल पीस में स्पर्म के मिडिल पीस में कई माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी उत्पन्न करते हैं जिसके कारण स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए आवश्यक मोटेलिटी प्रदान करना आसान हो जाता है। एक क्वाइटस के दौरान मेल लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजाकुलेट करता है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए लगभग कितना 60% स्पर्म निश्चित रूप से नॉर्मल शेप तथा साइज के होने चाहिए जिसमें से लगभग 40% स्पर्म की विगरस मोटेलिटी वाले होने चाहिए जिसमें काफ़ी हाई मोटेलिटी रेट होना चाहिए। फिर यहाँ पर फिगर दिया है 3.5 स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। फर्स्ट दिया हेड में देखिए क्या क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम्स, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम्स मटेरियल। फिर उसके बाद जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पीस में नेक, फिर मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है जो कि एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग के लिए होता है। सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज्ड स्पर्म एसेसरी डक्ट्स द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्पर्म के मैच्योरेशन तथा मोटेलिटी के लिए एपिडिडाइमस वास्ट डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल तथा प्रोस्टेट का सिक्रीशंस भी आवश्यक है। सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म्स के साथ मिलकर सीमेन बनाते हैं। फिर मेल की सेक्स एसेसरी डक्ट्स तथा ग्लैंड्स का कार्य टेस्टिकुलर हार्मोन्स यानी एंड्रोजन्स द्वारा मेंटेन होता है। फर्स्ट जैसे दिया है यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड सर्टोलाई सेल्स, फिर स्पर्मेटोगोनियम। फिगर दिया है 3.6। फिर बात करते हैं यहाँ पर oogenesis की। एक मेच्योर फीमेल गैमीट बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं तथा यह स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पष्ट रूप से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। फिर oogenesis की शुरुआत एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है तथा प्रत्येक फीटल ओवरी में 2 मिलियन गैमीट मदर सेल्स यानी ओगोनिया बनते हैं। बर्थ के बाद ओगोनिया ना तो फॉर्म होते हैं और ना ही ऐड होते हैं। इन सेल्स में डिवीजन शुरू हो जाता है तथा मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश का टेम्पोरेरली अरेस्ट हो जाते हैं यानी रुक जाता है, जिन्हें हम प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। प्रत्येक प्राइमरी ओसाइट ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर द्वारा घिर जाती है तथा इन्हें प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स का एक बड़ा अमाउंट बर्थ में प्यूबर्टी तक नष्ट हो जाता है। प्यूबर्टी के समय प्रत्येक ओवरी में केवल 60,000 यानी 60,000 से लगभग 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रैनुलोसा सेल्स की और अधिक लेयर द्वारा घिर जाते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं शीघ्र ही टर्सरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टर्सरी फॉलिकल्स की विशेषता है कि इसमें एक फ्लूइड से भरी कैविटी होती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं। थीका लेयर बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना तथा अंदर की तरफ थीका इंटरना में ऑर्गेनाइज हो जाती है।
टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी oocytes के साइज में वृद्धि होती है तथा इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन्स पूरा हो जाता है। यह डिवीजन अनइक्वल होता है जिसके फलस्वरूप एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte तथा एक छोटा यानी फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocytes के न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म की मात्रा को सुरक्षित बनाए रखता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन्स के बाद बनी फर्स्ट पोलर बॉडी में पुनः डिवीजन होगा या नष्ट हो जाती। इस समय हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। फिर टर्सरी फॉलिकल्स आगे चलकर मेच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल्स में चेंज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन बनाता है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स का फटकर सेकेंडरी oocyte का ओवरी से निकालना ओवुलेशंस कहलाता है। यानी ओवुलेशंस, ओवम का निकलना ही ओवुलेशन कहलाएगा। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के मेजर डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए हैं, यानी 3.8 और 3.7। फर्स्ट 3.7 में दिया है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी का, ब्लड वेसल्स, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर टर्सरी फॉलिकल्स, उसके बाद फिर ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद फिर ओवम, ओवम के बाद फिर कॉर्पस लूटियम। और यहाँ पर 3.8 में दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस होगी जिसमें कि फर्स्ट माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन से फिर बनेगा स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स फिर से डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट होकर बनाएगा स्पर्मेटोजोआ। ये रही मेल की बात। फिर यहाँ पर फीमेल स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, फिर oogenesis, यानी मेल की बात हुई, मेल के बाद फिर oogenesis यानी ओवा का बनना। क्रोमोसोम्स नंबर पर सेल्स कितना? 46 क्रोमोसोम। oogonia माइटोसिस करके यानी डिफरेंशिएट होके बनाएगा पर प्राइमरी oocyte क्या करेगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन्स कंप्लीट करके प्राइर टू ओव्यूलेशंस करेगा, यानी बर्थ चाइल्डहुड, उसके बाद प्यूबर्टी बनेगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी oocyte पे देखो यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगा और साथ में एक बनाएगा सेकेंडरी oocyte देखो तो में फिर से कन्वर्ट होगा, यानी सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल प्राइमेट्स एग्जांपल्स मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस बीइंग्स से रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जबकि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनार्की कहते हैं जो कि प्यूबर्टी पर शुरू होता है। ह्यूमंस फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशंस का लगभग 28 to 29 यानी 28 से 29 दिन के अंतराल पर रिपीट होता है, इसलिए एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशंस के बीच की साइक्लिक इवेंट्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कहते हैं। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के मध्य में एक ओवम रिलीज किया जाता है जिसे हम ओवुलेशंस कहते हैं। फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो 3 to 5 डे यानी 3 से 5 दिन तक जारी रहता है। कुछ में 4 डेज होता है, कुछ में ज़्यादा भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल्स यानी मेंसेस फ्लो का कारण यूटेरस की इंडोमेट्रियल लाइनिंग तथा उसकी ब्लड वेसल्स का नष्ट होना है, जिससे एक लिक्विड बनता है और वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा बाहर रिलीज होता है। रिलीज्ड ओवम के फर्टिलाइज ना होने पर मेंसेस आते हैं। मेंसेस का ना आना प्रेगनेंसी का संकेत है। यद्यपि मेंसेस ना आने के अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे कि स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एंड और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है फॉलिकुलर फेज। इस फेज के दौरान ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स वृद्धि करके ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तथा साथ ही साथ यूटेरस में प्रोलिफरेशंस के द्वारा एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो जाती है। ओवरी तथा यूटेरस में होने वाले ये चेंजेस पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल्स में चेंज द्वारा इंड्यूस होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है पर फॉलिकुलर फेज के दौरान गोनाडोट्रोफिन्स, एलएच एंड एफएसएस का सिक्रीशंस
धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। गोनाडोट्रोफिन इसका सिक्रीशन फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोविंग फॉलिकल्स द्वारा एस्ट्रोजेंस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। एलएच एंड एफएसएच दोनों ही साइकिल के मध्य में लगभग 14 डेज यानी 14वें दिन अपने पीक लेवल पर आ जाते हैं। एलएच सर्ज मिड साइकिल के दौरान एलएच का रेपिड सिक्रीशन होता है तथा एलएच अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है जिसे हम एलएच सर्ज कहते हैं। यानी एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का बढ़ जाना ही क्या कहलाएगा, एलएच सर्ज। फिर ओवुलेशन फेज, इस फेज में एलएच सर्ज ग्राफियन फॉलिकल्स के फटने को इंड्यूस करता है जिसके कारण ओवम रिलीज होता है और जिसे हम ओवुलेशंस के नाम से जानते हैं। फिर लूटियल फेज, इस फेज के दौरान ग्राफियन फॉलिकल्स का बचा हुआ भाग कॉर्पस ल्यूटियम्स में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम की भारी मात्रा में प्रोजेस्ट्रांस का सिक्रेशन करते हैं जो कि एंडोमेट्रियम्स के मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होता है। एंडोमेट्रियम फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशन तथा प्रेगनेंसी की अन्य इवेंट्स यानी घटनाओं के लिए आवश्यक होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मेंसेस यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की सभी इवेंट्स बंद हो जाती हैं, इसलिए मेंसेस नहीं होता है। फर्टिलाइजेशंस ना होने पर कॉर्पस लूटियम नष्ट हो जाती हैं तथा यह एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशंस कॉज करती हैं जिससे फिर से मेंसेस की नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फीमेल में लगभग 50 ईयर्स की एज में मेंसेस बंद हो जाते हैं जिसे हम मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशंस नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का एक इंडिकेटर है। मिनार्की से लेकर मीनोपॉज तक के समय को रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अब मेंसेस के दौरान हमें निम्न हाइजीन्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि मेंसेस के दौरान सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से स्नान करें और साफ़ रहें। सैनिटरी नैपकिन्स या फिर घर में बने साफ पैड्स का यूज़ कर सकते हैं। नैपकिन्स को हर 4 to 5 घंटे या फिर आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं क्योंकि कुछ लेडीज़ में मेंसेस हाई क्वांटिटी में आते हैं, कुछ में लो। अब तक प्रयोग हो चुके हैं कि नैपकिन्स को पेपर में लपेटकर डिस्पोज करें, यानी प्रयोग करने के बाद जितने नैपकिन्स हैं यानी पैड्स हैं उनको अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए। यूज़ नैपकिन्स को टॉयलेट्स के ड्रेन, पाइप या फिर ओपन एरिया में ना फेंकें वरना बारिश के टाइम वो जाके फंस जाते हैं ड्रेनेज में। नैपकिन्स का प्रयोग करने के बाद साबुन से हाथ को अच्छे से धुल लें। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है जो कि 3.9 है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस ऑफ वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग अ मेंसेस साइकिल, यानी मेंसेस साइकिल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। तो जो यहाँ पर मेंसेस है, लगभग यहाँ फॉलिकुलर फेज़ को हम प्रोलिफरेटिव फेज़ के नाम से जानते हैं। फिर जो लूटियल फेज़ होता है उसको सेक्रेटरी फेज़ के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है लगभग 14 से 15 दिन के अंतराल में ओवुलेशंस होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। कॉपुलेशन यानी क्वाइटस के दौरान पेनिस द्वारा सीमेन वेजाइना में छोड़ा जाता है। मोटाइल स्पर्म तेजी से तैरते हुए सर्विक्स से होकर यूटेरस में प्रवेश करते हैं तथा अंत में फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन यानी एम्पुला तक पहुँचते हैं। ओवरी से निकला ओवम भी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन यानी एम्पुला तक पहुँच जाता है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है यदि ओवम तथा स्पर्म दोनों एक ही समय में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शंस यानी एम्पुला पर पहुँचें। यही कारण है कि सभी कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन व प्रेगनेंसी की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। एक स्पर्म का एक ओवम के साथ फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म एग की जोना पेलुसिडा लेयर से कांटेक्ट में आ जाता है तथा मेम्ब्रेन में बदलाव को इंड्यूस यानी प्रेरित करता है जिससे एडिशनल स्पर्म्स का प्रवेश रुक जाता है। इससे सुनिश्चित यानी इंश्योर हो जाता है कि एक ओवम को केवल एक स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है। स्पर्म को जोना पेलुसिडा तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कराने में एक्रोसोम का सिक्रीशंस में सहायता करता है। स्पर्म का प्रवेश सेकेंडरी ओसाइट के मियोटिक डिवीज़न को इंड्यूस करता है। सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन भी
अनइक्वल होता है, जिसके फलस्वरूप एक सेकेंड पोलर बॉडी तथा एक हैप्लॉइड ओवम यानी ऊटिड बनता है इसको। फिर जल्द ही हैप्लॉइड स्पर्म में एक ओवम फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जाइगोट में क्रोमोसोम्स के लगभग कितनी 46 होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमंस में। तो इससे देखो स्टेज, याद रखो कि स्टेज में, इसी स्टेज में क्या होगा, जो इन्फांट है किस सेक्स को डिसाइड करते हैं। फीमेल में क्रोमोसोम्स का पैटर्न XX एंड मेल में XY। फीमेल द्वारा बनने वाले सभी हैप्लॉइड ओवम यानी गैमीट में सेक्स क्रोमोसोम्स X होते हैं। मेल गैमीट स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम्स X एंड Y होंगे। इसलिए 50% स्पर्म X क्रोमोसोम्स एंड 50% स्पर्म Y क्रोमोसोम वाले होते हैं। इस प्रकार स्पर्म तथा ओवम के फ्यूजन्स के फलस्वरूप बनने वाले जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम्स की संभावना XX या फिर XY हो सकती है, यानी 50% ही चांस होते हैं। जाइगोट में सेक्स क्रोमोसोम XX होंगे तथा XY। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ओवम में फ्यूज होने वाला स्पर्म X है या फिर Y। XX वाले जाइगोट फीमेल बेबी में डेवलप होते हैं, जबकि XY वाले जाइगोट बॉय यानी मेल बेबी में बनते हैं। इसलिए साइंटिफिकली कह सकते हैं कि बेबी के सेक्स का निर्धारण उसके फादर द्वारा होता है, न कि मदर द्वारा। हालांकि ये इंश्योर नहीं है, 50-50% चांस होते हैं। जाइगोट जैसे ही स्टमक से यूटेरस की ओर मूव करता है तो माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है तथा यह 2,4, 8-16 ब्लास्टोमियर्स 8-16 डॉटर सेल्स बनाता है, जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 8-16 यानी 8 से 16 सेल्स ब्लास्टोमियर्स वाले एम्ब्रायो को हम मरूला कहते हैं। मरूला लगातार डिवाइड होता रहता है तथा जैसे जैसे यूटेरस की ओर बढ़ता है यह ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर आउटर लेयर में अरेंज होते हैं उन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा सेल्स का इनर ग्रुप इनर सेल मास कहलाता है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर अब एंडोमेट्रियम से चिपक जाती हैं तथा इनर सेल मास एम्ब्रायो में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। चिपकने के बाद यूटेराइन सेल्स तेजी से डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के एंडोमेट्रियम में देखा जाता है एम्बेडेड हो जाता है, यानी धंस जाता है। फिर यूटेराइन एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट के एम्बेडेड होने को इम्प्लांटेशन कहते हैं तथा बाद में यह प्रेगनेंसी का रूप ले लेती है। फिर यहाँ पर दो डायग्राम दिए गए हैं, यानी फिगर 3.10 ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म। ओवम है, ओवम को सबसे बाहरी वाली स्पर्म देखो फिर इंटर करता है, फिर इसको रप्चर करता है। फर्स्ट है जोना पेलुसिडा, फिर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, सबसे बाहर की सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा फिर जोना पेलुसिडा को रप्चर करके पेरीवेटेलाइन मेम्ब्रेन से इंटर हो जाता है, फिर फ्यूज़ करता है। फ्यूज़न के बाद फिर अगला डायग्राम दिया है 3.11 ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम फर्टिलाइजेशंस एंड पैसेज ऑफ ग्रोविंग एम्ब्रायो फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर स्टेजेस दिखाई गई हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है 3.6 प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशंस के बाद ट्रोफोब्लास्ट पर फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस बनते हैं, जिन्हें हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। यूटेराइन्स टिश्यू एवं मैटरनल ब्लड द्वारा घिरे होते हैं। कोरियोनिक विलाई तथा यूटेराइन टिश्यू एक दूसरे के साथ इंग्रेडिएंट यानी उलझना हो डिजिटेटेड या फिर डिजिटेट मतलब उलझ जाते हैं, वो होकर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रायो तथा मैटरनल्स बॉडी के बीच एक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट है। प्लेसेंटा एक अम्बलाइकल कॉर्ड द्वारा एम्ब्रायो से कनेक्ट रहता है, जो सब्सटेंसेस को एम्ब्रायो के पास तथा दूर ले जाने में सहायता करता है। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी कार्य करता है और कई हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन्स कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस यानी HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा। प्रेगनेंसी के लेटेस्ट स्टेज में ओवरी द्वारा भी रिलैक्सिन नामक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। याद रखें HCG, HPL
एंड रिलैक्सिन हार्मोन्स केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान माँ के ब्लड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा जैसे हार्मोन्स की मात्रा कई गुना क्या होती बढ़ जाती है। जिससे होता क्या है कि इन हार्मोन्स का बढ़ना फीटल ग्रोथ, निमा में मेटाबॉलिक चेंजेस एंड प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक होता है। इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल मास यानी एम्ब्रायो डिफ्रेंशिएट होकर इक्टोडर्म यानी बाहर के लेयर तथा इंडोडर्म यानी अंदर के लेयर का फॉर्मेशन करती हैं यानी बनाती हैं। फिर बाद में इस इक्टोडर्म तथा इंडोडर्म के मध्य जल्द ही एक मीजोडर्म बन जाती है। ये दोनों लेयर एडल्ट में सभी टिश्यूज यानी ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं। फिर क्या होती है, इनर सेल मास में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जिनमें सभी टिश्यूज तथा ऑर्गन्स को बनाने की क्षमता होती है। ह्यूमंस में प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है। डॉग में 58 to 65 डेज की, कैट में 9 to 10 वीक की, एलिफेंट में 18 to 22 मंथ की। ह्यूमंस बीइंग में 1 मंथ प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रायो का हार्ट बन जाता है। स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को सुनकर ग्रोविंग फीटस के फर्स्ट साइन को नोटिस कर सकते हैं। फिर प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के अंत तक फीटस के लिम्स तथा डिजिट्स बन जाते हैं। 12 वीक तक यानी 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत तक लगभग सभी मेजर ऑर्गन्स सिस्टम बन जाते हैं, जैसे कि लिम्स एवं एक्सटर्नल जेनिटलिया अच्छी तरह से बन जाते हैं। 5th मंथ के यानी 5वें मंथ के दौरान फर्स्ट फीटल मूवमेंट यानी क्विकिंग तथा हेड पर बाल आ जाते हैं। फिर लगभग 24 मंथ यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत तक पूरे शरीर पर फाइन हेयर यानी छोटे छोटे रोई यानी बाल निकल आते हैं, जिन्हें उसके बाद फिर क्या होता है, आई लेट्स अलग अलग हो जाती हैं तथा आई लैसेस बन जाती हैं। प्रेगनेंसी के 9 मंथ के अंत तक फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तथा डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर डायग्राम दिया है 3.12 यानी 3.12 द ह्यूमन फीटस विद इन द यूटेरस, यूटेरस के अंदर ह्यूमन फीटस। फिर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। 3.7 ह्यूमन प्रेगनेंसी का एवरेज ड्यूरेशन लगभग 9 मंथ का होता है, जिसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। प्रेगनेंसी के अंत में यूटेरस के विगरस कॉन्ट्रैक्शंस के कारण फीटस बाहर निकल आता है। फीटस के डिलीवरी के इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं, यानी फीटस का यूटेरस से बाहर आना ही पार्चुरेशन कहलाता है। पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिकल्स द्वारा इंड्यूस होता है। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स फुली डेवलप फीटस तथा प्लेसेंटा में उत्पन्न होते हैं। ये सिग्नल्स माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करते हैं, जिन्हें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये रिफ्लेक्स मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन से रिलीज को ट्रिगर करता है। ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स पर कार्य करता है, जिसके कारण तेजी से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन पुनः ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तथा ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन के बीच लगातार स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स के कारण यह कॉन्ट्रैक्शन तेज हो जाता है, जिससे फीटस बर्थ कैनाल द्वारा यूटेरस से बाहर आ जाता है। फीटस के जन्म के तुरंत बाद प्लेसेंटा भी यूटेरस से बाहर आ जाता है। डॉक्टर डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। फिर प्रेगनेंसी के दौरान मेमरी ग्लैंड्स को डिफ्रेंशिएशन होता है तथा प्रेगनेंसी के अंत में इनसे मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे इसे लैक्टेशन के नाम से हम जानते हैं। मदर मिल्क न्यू बॉर्न बच्चे की यानी फीडिंग में सहायता करता है। लैक्टेशन के शुरुआती कुछ दिनों तक निकलने वाले मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम में कई प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो कि न्यू बॉर्न बॉडीज़ में रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। एक हेल्दी बेबी बनाने के लिए डॉक्टर इन्फांट के शुरुआती पीरियड्स में ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ये ऑडियो चैनल इस चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह हम ऑडियो फॉर्म में बाकी चैप्टर्स भी जल्द ही रिलीज करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं जस्ट एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।